साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित आज का मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि यदि कोई सरकारी नौकरी कर रहा व्यक्ति यदि लोन लेता है और लोन की ईएमआई डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट होती जाए, उसे रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करे, बैंक सेटलमेंट नहीं करे, कारण सिर्फ एक कि व्यक्ति सरकारी नौकरी में, तो इसका पैसा कहां जाएगा। और आज इस टॉपिक पर वीडियो जो हम बना रहे हैं वो हमारा मस्तिष्क नहीं अपितु हमारे एक जागरूक दर्शक जिनका नाम सीके शर्मा जी है, और उन्होंने हमारे एक वीडियो जो कि हमने पोस्ट किया था कि लोन का सेटलमेंट 10% पर भी होगा, कब और कैसे होगा, उस मैटर पर हमने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर इन्होंने अपनी कमेंट्स किए, और उसी कमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा वीडियो आज श्रीमान सीके शर्मा जी के लिए समर्पित है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे एक दर्शक रेगुलरली हमसे ये चाह रहे हैं कि सर आप केसीसी लोन पर भी डिटेल में वीडियो बनाएं। केसीसी लोन पर डिटेल में वीडियो बनाने के लिए मेरी तैयारी चल रही है, और मैं एक बात कह दूं, बिना ऑथेंटिक तथ्यों को जाने, बिना प्रभावी बातों को समझे मैं कोई भी बात, हवाई बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और केसीसी के मैटर में भी परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है। अब बात कर रहे हैं सीके जी शर्मा साहब के कमेंट्स की, जिन्होंने लिखा है अपने कमेंट्स में, सर जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं उनकी बात तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो किसी मजबूरी में डिफॉल्ट करते हैं, ना चाहे कारण कोई भी हो, उनके मन में हमेशा एक चोर बैठा रहता है कि पता नहीं कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। सर जी मेरी आपसे विनती है कि उनके लिए भी एक वीडियो विस्तार से बनाएं जो सरकारी नौकरी करते हैं फिर भी मजबूरी में ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। इनमें मैं भी शामिल हूं, मेरा भी कोई शौक नहीं है लोन डिफॉल्ट करने का, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बैंकों को सारी बात बता दिया है कि मेरी कंडीशन क्या चल रही है, लेकिन वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। अब हमारी मजबूरी है कि हम सरकारी सेवा में हैं और ये बात बैंक भी जानता है। इस हालात से हम कैसे निपटे। बैंकों को बोल दिया सेटलमेंट करूंगा, लेकिन बैंक वाले नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं ईएमआई पे करो, नहीं तो वो हमारे ऊपर सेक्शन 25 या 138 एनआई एक्ट का केस कर देंगे। इससे निपटने के लिए कोई एक वीडियो सही से बनाने की कृपा करें, जिससे हम जैसे सरकारी नौकरी वालों को भी हिम्मत मिल जाएगी और हम इस दलदल से निकल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान शर्मा साहब धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, एक अच्छा टॉपिक देने के लिए। यदि किसी भी हमारे प्यारे दर्शक का यदि कोई अच्छा कमेंट आता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे उस पर अपना वीडियो बनाने की। अब आज मैं बात कर रहा हूं सरकारी नौकरी। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि लोन डिफॉल्ट के वीडियो पोस्ट होने के बाद हमारे सामने मैक्सिमम जो लोन से डिफॉल्ट गवर्नमेंट जॉब में कोई है तो वो मुख्य रूप से दो प्रकार की जॉब आ रही है। एक आर्मी सेवा में, जो फौज में है, कई लोग वो लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, और कई लोग शिक्षक, अध्यापक जो कि बच्चों को शिक्षण देते हैं, वह लोन के डिफॉल्ट में फंसे हुए हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे कोई डिपार्टमेंट हो सकते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन ये वीडियो मेरा तमाम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वह लोग जो कि लोन पे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आज समर्पित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा,
पॉजिटिव कमेंट्स का स्वागत है और वीडियो में यदि कोई टॉपिक में चूक जाऊं तो आप जरूर बताना ताकि अगली बार वो टॉपिक कवर किया जाए। साथियों, सरकारी नौकरी एक वर्ड होता है कि सरकारी नौकरी वालों के तो मलाई ही मलाई है, लेकिन ये कहना लाजमी होगा कि मलाई किस विभाग में है और किस विभाग में नहीं है। किस विभाग में मलाई होते हुए भी लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। वैसे कुछ डिपार्टमेंट पर हमेशा उंगलियां उठती रहती है कि वहां बिना वजन रखे कोई काम नहीं होता है। खैर, हम भ्रष्टाचार की ओर नहीं बढ़ते हुए टॉपिक पे आएंगे, वरना बोलना तो पड़ेगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी, वो चीज हम आज नहीं करेंगे। आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट, देश के किसी भी स्टेट के आप राजकीय शासकीय कर्मचारी हैं और आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, आपको ईएमआई तक भरने में दिक्कत आ रही है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भी आप पे नहीं कर पा रहे, लेकिन बैंक आपके प्रति कठोर है, वह आपसे बात ही नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि यह व्यक्ति राजकीय कर्मचारी है। वहीं पर कई बिजनेसमैन या बड़ी राशि कमाने वाले व्यक्ति जो कि राजकीय कर्मचारियों से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा कमाते हैं, उनके लोन का सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन राजकीय कर्मचारियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? तो साथियों, मैं एक बात कह दूं आपको। सबसे पहले तो यह है कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी ने यह देख लिया कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, सैलरी स्लिप ली और लोन दिया। क्या लोन देने से पहले एनबीएफसी कंपनियों को उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिविल रिकॉर्ड नहीं देखना चाहिए? आज की तारीख में आप और हम गूगल पे, फोन पे, पैसाबाजार.com से हम हमारी सिविल चेक करते हैं, जबकि एक्चुअल सिविल निकालने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन बैंकों के पास ऑलरेडी इसका पावर है, वह किसी भी व्यक्ति की सिविल निकालकर यह देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कितने लोन ले रखे हैं, कितनी इंक्वायरी कर रखी है, कितने लोन में डिफॉल्ट है, और महीने का यदि 60,000 उसकी सैलरी में आ रहा है तो वह कितनी ईएमआई चुका रहा है। इसके बावजूद प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर राजकीय कर्मचारी है तो ये नहीं देखा जाता है कि इतने लोन लेने के बाद भी वो लोन कैसे चुका पाएगा, लोन दे दिया जाता है। अब यहां यह है कि सरकारी नौकरी में है तो थोड़ी गलती गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी होती है। नौकरी लगी नहीं, प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ नहीं, 2-5 साल की जॉब हुई नहीं कि उन्होंने होम लोन भी ले लिया, टॉप अप लोन भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, पर्सनल लोन भी ले लिया, यानी कि कार भी हो गई, घर भी हो गया, घर में हर बुनियादी जरूरत पूरी हो गई। उन्होंने फ्यूचर का सोचा नहीं, यह गलती उनकी पहली है। लेकिन आज हम बात केवल पीड़ित के रूप में करेंगे, और पीड़ित के रूप में करेंगे तो यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी डेट होती है ना, वो सैलरी डेट पे अगर सैलरी नहीं आई तो उनका ईसीएस बाउंस होता है, और ईसीएस बाउंस हुआ नहीं कि आपके अकाउंट से ईसीएस बाउंसिंग का 80 रुपीज कटा, 90 रुपीज कटा, 120 कटा, लेकिन कंपनियां जोड़ती है 400, 450, 500 रुपया पैनल चार्जेस, और उस पैनल चार्जेस के बाद व्यक्ति पेमेंट करता है महीने के अंत में जब उसको सैलरी आती है, और उस समय तक का और इंटरेस्ट पेनल्टी चढ़ जाती है। तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको ये मान के चलना है कि आपको महीने की लास्ट डेट ही रखनी है ईएमआई के लिए, यदि आपका सैलरी इश्यू आ रहा है तो। अब होता यह है कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं कंपनी को प्रायर नोटिस कैसे दूं, मैं किस हक और अधिकार से दूं। रिकवरी वाले घर पे आकर कहते हैं कि हम तो तुम्हारी सैलरी अटैच कर लेंगे और सैलरी में से पैसा ले लेंगे। मजाक समझा है, कानून पे अपना राज समझा है। मतलब जो मन में आए
जब से रिकवरी एजेंट, जब से वो एक फिल्मी डायलॉग है, नहीं बोलूंगा मैं यहां पर, जो मन में आए बोल देते हैं। आपकी सैलरी अटैच करना उनका राइट नहीं है। आर्बिट्रेशन के मैटर में बता दूं, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया भी होती है और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का यदि आप प्रायर नोटिस भी देते हैं, आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भी देते हैं, उनके रिप्लाई रिजॉइंडर का भी आप रिप्लाई फाइल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड आपकी सहमति के बिना पास नहीं हो सकता है। और पास हो भी गया ना, तो ऐसी कंडीशन में जो जजमेंट है, जो हमने एक बार अपने YouTube चैनल पर बताए हुए, उन जजमेंट की रोशनी में, उन न्यायिक दृष्टांत के प्रभाव में आपकी सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि 60,000 की सैलरी है, 60,000 की 60,000 सैलरी वो रिकवर कर लेंगे। जब पति पत्नी के बीच में भी यदि कोई विवाद चलता है और 125 CRPC में भरण पोषण का कोई मुकदमा लगता है और यहां पर भी कोर्ट द्वारा जब संबंधित विभाग को आदेशित किया जाता है, तो वहां पर पत्नी होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट ये करने से पहले ये देखता है कि कितनी राशि पत्नी को दिलाई जा सकती है उसके अकाउंट से। यहां आपकी सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकेगा यदि आप प्रायर नोटिस देते हैं, यदि आप आर्बिट्रेशन का प्रॉपर रिप्लाई देते हैं। लेकिन आपके मन में डर यह होता है कि ये विभाग को सूचित कर देंगे और पूरी सैलरी चली जाएगी, तो ये तनाव में आपको नहीं रहना है। बस ये है कि आप उनके नोटिस को अनदेखा न करें, उनके नोटिस का रिप्लाई करें। एक मन में यह आता है कि सेक्शन 25 का केस कर दिया, 138 NI एक्ट का केस कर दिया। जैसे कि आपने अपने नोटिस ये कमेंट्स में लिखा कि हमारे खिलाफ 138 NI एक्ट का मुकदमा कर लेंगे, तो जरा याद कीजिए, क्या लोन लेते समय आपने सिक्योरिटी पेटे अपने हस्ताक्षर शुदा चेक इनको दिए हैं? यदि दिए हैं तो 138 NI एक्ट होगा। और यदि आप दे चुके हैं और किन्हीं विषम और आर्थिक परिस्थितियों के चलते यदि आप लोन EMI का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, देन आप उनको जो प्रायर नोटिस भेजे उनमें सिक्योरिटी पेटे दिए हुए चेकों का हवाला जरूर लिखें, क्योंकि सिक्योरिटी चेकों के मैटर में आए दिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लक्षित परिलक्षित होते हैं जो आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हैं जिसमें कि आप सिक्योरिटी पेटे दिए हुए चेकों का हवाला देते हैं और उनका दुरुपयोग नहीं करने की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपके खिलाफ 138 NI एक्ट प्रभावी नहीं हो पाएगा। अब बात रही सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपको नोटिस आ गया, आपको कोर्ट का समन आ गया, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यदि आप कोर्ट के सामने जाकर यह कह देते हैं कि कंपनी ने मुझ पर 1 EMI का केस किया और ये DD जो इनके राशि है उस राशि की DD, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि पहली पेशी पर उपस्थित होकर यदि व्यक्ति राशि जमा कराना चाहता है तो वो केस डिस्पोज होगा, कंपनी को विड्रॉल करना पड़ेगा। अब विड्रॉल क्यों करना पड़ेगा, इसका भी सार्थक कारण यह है कि कोई भी कंपनी जिस भी कोर्ट के अंदर 100, 150, 500, 1000 मुकदमे फाइल कर रही है, उसको भी लोक अदालत में अपनी फाइलें देनी है। यदि उनको कोर्ट में काम करना है तो उनको केसेस भी विड्रॉल करने हैं जो जेन्युइन नेचर पर डिस्पोज हो सकते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप, यदि आपके खिलाफ समन आया, यदि आपके खिलाफ बेलेबल वारंट आया, यदि आप अपनी बेल कराते हो, केस लीड करते हो, 138 NI एक्ट का केस हो या फिर सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस हो, दोनों ही मामले में 2 से 3 साल की ट्रायल जब भी चलती है उसमें आप सेटलमेंट कर सकते हो, बैंक केस विड्रॉल करेगी। 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान जरूर है, लेकिन 2-4 साल केस चलने के बाद जब यदि आपको सजा दे भी जाती है तो सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगती है, उसी कोर्ट के अंदर कोई आपको जेल उस समय नहीं भेजा जा सकता है। और कोई NBFC कंपनी 2-4 साल इंतजार नहीं करेगी कि आपका केस चलेगा, आपको सजा होगी
तभी आपके मैटर में पूरा मामला होगा। कभी इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी लोन सेटलमेंट करना है। दूसरी बात यह कि लोन एनपीए होने के बाद, राइट ऑफ होने के बाद उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि लोन दुगुना, चौगुना, 6 गुना हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। सरफेसी एक्ट की कार्रवाई भी हो ना, उसमें भी कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होता है, तो यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 25 को लेकर पूरा 40 मिनट का वीडियो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से भी संबंधित जो वीडियो है, डिटेल वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट है। यदि गवर्नमेंट जॉब वाले देखेंगे तो उनको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं कह दूं, आपका डिपार्टमेंट भी सैलरी डिडक्शन के लिए यदि कोई लेटर आता है तो आपसे जवाब मांगेगा। डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट सैलरी डिडक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेटर विधि में दिए नियमों की अवज्ञा करके आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आने के बावजूद आपके विभाग को आपकी सैलरी को होल्ड करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता है, चाहे वह इंटरिम ऑर्डर ही क्यों ना हो, यदि आपने प्रॉपर उत्तर उसका दिया है तो। अब लोन तो सेटलमेंट गवर्नमेंट जॉब की कंडीशन में भी उनको करना है, क्योंकि लंबी पेंडेंसी वो रख नहीं सकते। अब साथियों, यहां पर एक मुद्दा जो मैं भूल रहा हूं, जो दिमाग से निकल रहा है, कोई एक और टॉपिक मेरा था, सेटलमेंट। सेटलमेंट तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हो। बैंक आपको डरा रहा है, रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे हैं, तो वहां डरने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब होने का मतलब यह नहीं हो गया कि आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। प्रायर नोटिस आप भी भेज सकते हैं, इंटीमेशन लेटर आप भी बना सकते हैं। हाँ, टॉपिक जो भूल रहा था, अब मान लीजिए कि आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया है और आपकी सैलरी जो वो एसबीआई अकाउंट के अंदर ही आ रही है, और यदि आपने उसको डिफॉल्ट किया है तो ये बात अलग है कि बैंक आपके उस अकाउंट पे लीन लगा देगा, उस राशि पे, कि उस राशि को आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में उसका क्रेडिट कार्ड है, तो आपको उसको प्रॉपर मैनेज करने की जरूरत है। बाकी तो क्रेडिट कार्ड के अंदर भी सेटलमेंट होते ही होते हैं। दूसरी बात, यदि गवर्नमेंट जॉब में है और आपने होम लोन लिया हुआ है, उसी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड भी है, उसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट भी है, तो कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, ये मान के चलिए। तो साथियों, आज मैं गवर्नमेंट जॉब वाले को जो किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन नहीं भर पा रहे, सैलरी उनकी 60,000 है लेकिन ईएमआई उनकी 90,000 हो गई है, और अगर वो डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख्याल मत लाइए। कई लोग जीवन त्यागने का छोड़ते, सोचते बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। क्या देखा है आपने बाद में क्या होता है? तो इसलिए इस प्रकार के ख्यालों में बिल्कुल भी नहीं डूबे। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, एक सामान्य व्यक्ति के जो अधिकार है वो अधिकार आपके भी है। आपका डिपार्टमेंट आपको इसलिए कि आप लोन डिफॉल्टर है, आपकी प्रमोशन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको डिमोशन कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डिपार्टमेंट को इस चीज से मतलब नहीं है कि आप आर्थिक स्थिति में एनबीएफसी बैंक के लोन डिफॉल्टर है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अधिकारों को जानना पड़ेगा। और एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म वो जगह है जहां पर हर नए टॉपिक पे यदि आप कोई टॉपिक देंगे तो वीडियो वहां पे बनता है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, यदि आप लोन डिफॉल्टर हो रहे ना, तो प्रायर नोटिस तो भेजिए, गलती मत कीजिए, और इंटीमेशन लेटर लिखिए कि कोई आपके वहां पे आके तूफान नहीं मचा सके। बाकी आपके हक और अधिकारों के लिए हम तो है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में जो बात की जाती है, यदि कोई टॉपिक आपको लगता है जिस टॉपिक पर हमको बोलना चाहिए, आप कमेंट करें, उस पर वीडियो बनेगा। यदि हमारी तैयारी मजबूती के साथ नहीं है तो हम वीडियो नहीं बना के उस चीज को और मजबूत करेंगे, ताकि नए सिरे से आपके सामने अपनी बात रख सके। हमसे बात करना चाहते हैं तो जरूरत ही नहीं है, आप चैनल विजिट कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद भी बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा दीजिएगा, आपको फ्री टाइम में कॉल आ जाएगा। और यदि आपका कोई सरकारी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि यूट्यूब पर इस प्रकार का वीडियो आज तारीख तक पोस्ट नहीं है।
क्या ये बात सही है? आप बताएं, मैं नहीं बोलूंगा। धन्यवाद।